बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? प्लीज़ मुझे जल्दी से बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि आप में से किसको अभी भी कंफ्यूजन है, ताकि मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूं, फिर हम आगे बढ़ें। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं भी यही समझा रहा हूँ। फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, एनी एसेट एक्सेप्ट मर्चेंडाइज, अगर हम खरीद रहे हो या बेच रहे हो और ट्रांजैक्शन में कुछ मेंशन ना हो। देखें, अगर यहां लिखा होता परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम अहमद ब्रदर्स, तो फिर तो अनडाउटेडली हम कहते हैं क्रेडिट पे है ट्रांजैक्शन। लेकिन जब कुछ मेंशन ही ना हो, क्योंकि आज ना पेड है, ना रिसीव है, ना पेमेंट है, ना चेक है, ना बैंक है, तो भाई फिर मैं किस पे ट्रीट करूं? तो मैंने कहा तमाम, वैसे तो आप सारी ट्रांजैक्शन को कैश पे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि हम फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी रोजाना रोजाना खरीदते नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून खरीदते हैं, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में एक मरतबा। तो इसलिए एग्जैक्टली जब तक खराब ना हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि इन चीजों को खरीदा जाता है ऑन कैश। लेकिन बेटा मर्चेंडाइज क्या हम 2 साल में एक बार खरीदते हैं? मर्चेंडाइज तो हम डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। ये साइकिल चल रहा होता है। तो जिससे मर्चेंडाइज खरीद रहे होते हैं, उससे आमतौर पे कह रहे होते हैं कि अभी पैसे नहीं है, बस सामान भेज दो। तो मर्चेंडाइज हम क्रेडिट पे खरीदते हैं। लेकिन एसेट्स जो हम मर्चेंडाइज के अलावा खरीदते हैं, जरूरी नहीं कि वो हम उधार कैश पर खरीदें। उधार पर भी खरीद सकते हैं और कैश पर भी खरीद सकते हैं। चलें, अल्लाह करे आपको बात समझ आई हो। आखिरी पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। फर्नीचर खरीदा, ताबिश ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, अगरचे कि वो थोड़ा सा लेजी से महसूस हो रहे हैं, थक गए बेचारे सुन सुन के लेक्चर मेरा। कि फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर भी बिजनेस में आया और फर्नीचर भी बिजनेस का एसेट। और जिस पर खरीदा, किस पर खरीदा भाई? कैश पर। तो कैश बिजनेस से, बोलो, गया। तो कैश भी बिजनेस का क्या है? एसेट। दोनों ही आज क्या है? एसेट। कितने का फर्नीचर खरीदा है बताना जरा। तो 1500 से बिजनेस से क्या चीज गई बोलिए? कैश गया। कैश गया तो कैश हमारा एसेट, एसेट हुआ डिक्रीज 1500 से। और क्या चीज आई मेरा बेटा? फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारे बिजनेस का पार्ट तो है। नेचर क्या है उसकी? एसेट। अब एसेट में हुआ इजाफा, इंक्रीज। कितना इजाफा? 1500। यानी एक एसेट इंक्रीज और एक एसेट डिक्रीज। समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही है या नहीं? जल्दी बताएं। सबको समझ में आ गई? इस ट्रांजैक्शन ने क्या अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड पे इफेक्ट किया? सोच लो। इस ट्रांजैक्शन ने क्या अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड पे इफेक्ट किया? सिर्फ एक साइड पे इफेक्ट किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। और मैं आपको प्रूफ करूंगा, अभी देखिएगा। जितने से कैश डिक्रीज हुआ, उतने से फर्नीचर, तो प्लस और माइनस दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। पहले क्या हुआ था? 15,000 की चीज को कितने में बेचा था? 20,000 में। वहां 5,000 का फायदा हुआ था। फायदे ने ओनर के कैपिटल को इंक्रीज किया था। लेकिन आज जो चीज हमने खरीदी, ना उसके खरीदने पर कोई फायदा, ना उसके खरीदने पर कोई नुकसान। 1500 की चीज ले रहे हैं, 1500 से फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और 1500 से कैश डिक्रीज हो रहा है। तो आज दोनों इफेक्ट किस साइड पे हुए? सिर्फ एसेट साइड पर। और दोनों इफेक्ट आपस में एक दूसरे से क्या हो गए मेरा बेटा? कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब है इस तरफ कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। आइए फाइनली इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 1500 रुपीज कैश में नेगेटिव लिखे हुए हैं। नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया ईमानदारी से बताएं। नाम भूल गया। आयना तारिक, हाँ बताएं जल्दी से, शाबाश। जी बिल्कुल, यानी आप यूं समझ सकती हैं इसको कि 1500 जो है वो कैश डिक्रीज, यानी माइनस साइन आई इस पर। और माइनस को हम किससे शो कर रहे हैं? पैरेंथेसिस से, ये ब्रैकेट से आपको अगर नजर आ रही हो। और क्योंकि फर्नीचर हमने खरीदा, तो फर्नीचर बिजनेस में आया, इंक्रीज हुआ, तो हमने इसे पॉजिटिव दिखाया। तो प्लस का 1500, माइनस का 1500। अच्छा, ये कैंसिल क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों बिलोंग करते हैं किस कैटेगरी से?
तो एक एसेट इंक्रीज और एक एसेट डिक्रीज, नेट इफेक्ट हो गया जीरो, कैंसिल, खत्म। तो इसलिए आपको इस तरफ लायबिलिटी और कैपिटल में भी कोई इफेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। सब बच्चों को क्लियर है ये अल्हम्दुलिल्लाह? जी नूरुल फातिमा। एग्जैक्टली जब अब मैं इनकी बात को कहकर आगे आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। थोड़ी देर पहले ताबिश ने भी और इफ्तिखार ने भी शायद यही बात पूछी थी। अच्छा जी, जैद को और बहुत सारे लोगों को एंटर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने बता दिया। तो इस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा कि जो लोग क्लास को लेट ज्वाइन करेंगे तो वो फिर वो वेटिंग रूम में रहेंगे। जैसे कि अभी तकरीबन 4-5 लोग उन्होंने सोचा कि मीटिंग खत्म हो गई, सर का इंटरनेट बेचारा इंतकाल पुरमलाल हो गया है, अब सर दोबारा नहीं आएंगे, तो वो लोग देर देर से तशरीफ लाए क्लास में और वो सब वेटिंग रूम में थे। यहाँ पे मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि सर वो बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप उन इंतजार करने वालों की लिस्ट में ना रहिएगा। बेशक आप लॉग इन करके सोते रहें, जैसे आप पहले सोते थे वैसे ही सोते रहेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप यहाँ क्लास में आ जाइएगा प्लीज। समझ तो गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो काम की बात यह है कि पहले इनका सवाल फिर आपका सवाल, क्योंकि सवाल दोनों का सेम है। इफ्तिखार ने और ताबिश ने कहा सर अगर हम कंप्यूटर खरीद रहे होते, यही ट्रांजेक्शन ऐसे लिखी होती, परचेस कंप्यूटर ₹1500, तो फिर क्या होता? मैंने कहा फिर यहाँ पे फर्नीचर के बराबर में, फर्नीचर से पहले एसिड के हेड के अंडर, अगर मेरे साथ ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं गौर से, एसिड के अंडर यहां पर एक और कॉलम होता, उस कॉलम का नाम होता ऑफिस इक्विपमेंट। कंप्यूटर कोई चीज नहीं होती, हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट का एक कॉलम होता, हम उसमें ऑफिस इक्विपमेंट के कॉलम में 1500 पॉजिटिव दिखाते और कैश के कॉलम में नेगेटिव दिखाते, तो भी इफेक्ट कैंसिल होता। अच्छा, फिर नूरुल फातिमा ने सवाल किया सर अगर हम मशीनरी खरीदें, परचेज मशीनरी, तो एसेट में फिर एक और कॉलम होता, कौन सा? मशीनरी। मशीनरी में पॉजिटिव 1500 होता और कैश में नेगेटिव 1500। क्या ये सबको क्लियर है? चलें, अल्लाह करे आपको समझ आ गया हो। और मेरे साथ मुदस्सिर ने क्वेश्चन किया सर कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड पर प्रॉफिट या फिर लॉस लिखते हैं, लायबिलिटीज जब इंक्रीज या डिक्रीज हो तो तब लायबिलिटीज में लिखेंगे बेटा, ठीक है। और जब किसी ट्रांजैक्शन पर कोई प्रॉफिट या लॉस, फायदा या नुकसान हो रहा हो तो उसका इफेक्ट भी कैपिटल पर लिखकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी इफ्तिखार बोलिए दोबारा। मशीनरी को अगर हम क्या कर रहे हैं, नहीं किस सेंस में, यानी किस सेंस में यूज कर रहे हैं? तो हो सकता है कि हम उसको सिर्फ बिजनेस के ऑपरेशंस में, जैसे कंप्यूटर भी तो एक मशीन है, तो कंप्यूटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बना नहीं रहे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे फोटो स्टेट करके देते हैं आपको, ठीक है, सर्विस बिजनेस होता है, लेकिन वो फोटो स्टेट मशीन खरीद के लाते हैं और फोटो स्टेट मशीन को क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल। तो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, सही है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में भी मशीनरी किसी भी काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती। हाँ, सीधे 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 सीधे। हाँ हाँ ठीक है। वो देखो, अगर वो चीज को खरीद कर बगैर उसके स्पेसिफिकेशन चेंज किए, यानी प्रोडक्ट वैसे ही है, बस उसको पैकिंग करके शॉर्ट करके अलग अलग करके बेच रहे हैं, तो उन्होंने खरीदा और उसको छोटे हिस्सों में करके बेच दिया, तो ट्रेडिंग है। वो मशीन को अपने कामों में इस्तेमाल कर रहा है, उससे वो कोई चीज बनाता नहीं है, ठीक है वो हमारा एसेट। कंडीशन चाहे कोई सी भी रख लो इफ्तिखार। हाँ देखो, मैं सिर्फ ये, जैसे आप मिसाल के तौर पे आप अगर आप कहो कि एक मिसाल रेस्टोरेंट है, वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ मशीन्स लगाई हुई है जिससे वो खाने के आइटम मुख्तलिफ बना रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। लेकिन मेरा कंसर्न इस वक्त क्लास में बिल्कुल भी ये नहीं है कि बिजनेस कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग है या कौन ट्रेडिंग है। मेरा तो समझाने का मकसद ये, मशीन किसी भी बिजनेस में हो, मशीन को हम क्या करते हैं? इस्तेमाल। वो बिजनेस को क्या पहुंचाती है? फायदा, तो वो हमारे बिजनेस का एसेट है। आइदर बिजनेस ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये हमारा कंसर्न नहीं है, राइट? जी जी। हाँ तो अब बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दोहरा देता हूं मैं, ताकि आपकी बात बाकी लोग भी सुन लें। बहुत आसान सी बात कही है मरियम हनीफ ने। इन्होंने कहा सर अगर परचेस
फर्नीचर ऑन क्रेडिट लिखा हुआ होता 1500 रुपीज, तो फिर कैसे लिखते? और खुद ही जवाब भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कहा फर्नीचर के कॉलम में एसेट्स में दिखाते इंक्रीज पॉजिटिव, और फिर क्योंकि किस पे खरीदा मुस्तफा? उधार पर, क्रेडिट पर, तो जिससे खरीदा उससे किया होगा जुबानी वादा, वादे का नाम ट्रेड पेबल। यहां क्या लिखा है? अकाउंट पेबल, लेकिन हम इसे AQB में क्या पढ़ते हैं? ट्रेड पेबल। तो फिर हमारी लायबिलिटी में होगा इजाफा, जिससे खरीदेंगे उससे कहेंगे हम आपके पैसे अदा कर देंगे, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी समझ आ रही है सर? लायबिलिटी समझ में आ रही है या नहीं ईमानदारी से? ठीक है, नाम भूल गया आपका, साहिल। ठीक है, साहिर। अच्छा जी, अब फाइनली अगर आप सबको ये क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। फर्नीचर, मशीन, कोई भी चीज आप परचेज करेंगे तो आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। ओके बच्चों, जयाम साहब बहुत अरसे बाद तशरीफ लाए। अच्छा बच्चों, अभी आप सब मेरे साथ यहाँ क्लास में मौजूद हैं और मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा आप लोगों की, ठीक है? और आपने अटेंडेंस, जब मैं आपका नाम लूंगा तब आपने मुझे यस सर लिखकर भेजना है लाजमी। नहीं लिख के भेजा तो इसका मतलब है आप सो रहे हैं, और अगर आप सो रहे हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप सोते रहिएगा प्लीज, ठीक है? यहाँ बैठे हुए भी तमाम बच्चों को बता दूं कि मैं आपका नाम एक ही बार कॉल करूंगा, और अगर आप बातें करने में मसरूफ हैं तो मैं तो आपको मना ही नहीं कर रहा बातें करने से, क्योंकि मैंने आपसे कहा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं बस। ये अपना उसूल बना लें, आप मेरी बात मानेंगे, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप बोलेंगे सर थक गए, मैं कहूंगा ओके थोड़ा सा आराम कर लो, नहीं पढ़ रहे अभी, रुक जाते हैं। लेकिन जब आप मेरी बात कोई नहीं सुनेंगे तो मुझे जबरदस्ती यहाँ पढ़ाना है और आपने जबरदस्ती सुनना है फिर। तो इसलिए मैंने आपसे कहा अभी कि आप बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल बात कर लीजिए हल्की फुल्की आवाज में। मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूं अपनी बारी पर, यस सर, प्रेजेंट, या कोई भी मुनासिब आवाज जो आपको बेहतर लगे मुझ तक पहुंच जाए, जरा पुकार लीजिएगा ताकि मैं आपके अटेंडेंस यहाँ मार्क कर दूं। ब्लैक पेन जी, मतलब यहां तक आवाज आ जाए मुझे ना, और वो ऐसे ही हो, यस सर, प्रेजेंट सर, शुक्रिया, इसके अलावा और कोई आवाज ना हो। आलिया, आलिया क्लास में ही है हमारे साथ। हाँ हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। अब्दुल अहद, आफिया, आयना जुनैद, आयना तारिक, अलीना, अलीशान, आलियान गौरी, आलियान इम्तियाज, आमना जहरी, अनुषा, आतिफ करीम, दानियाल, दुआ बिनते फैसल, फरदीन अली, हंजिला, यहाँ पे यकीन करें यही लिखा हुआ है। अब मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप में से किसी की फ्रेंड है क्या? हंजिला नाम है ना? हंजिला तो नहीं है, हंजिला ही नाम है, सही है। अच्छा, हंजिला क्लास में है और काफी देर में आपने, शुक्रिया, चले। हसन, हसन रहीम, हिबा इरफान, जैस्मीन, कमेशा, खुशी, किंजा,
लाइबा, लकी अली, माहीन, माहीन सलीम, ओके, मलिक सलीम, मरियम हनीफ, मरियम कामरान, महक, महक अनीस, मोमिन खान, मोमिन कल आए थे ना क्लास में, मोहम्मद फैजान, मुदस्सिर, गुड, मुस्तफ़ा, मोहम्मद ज़याम, ज़याम बेटा आपने कॉलेज गलती से ज्वाइन कर लिया है, आप जिस तरह से क्लासेस ले रहे हैं ना, इस तरह सब्जेक्ट पे बिल्कुल भी कमांड नहीं बनेगी, सही है? तो आप से मुलाकात बहुत जल्द हो रही है इंशाल्लाह। तवील, मुस्तफ़ा अहमद, मुस्तफ़ा अहमद, आप मॉर्निंग शिफ्ट नहीं थे पहले से, शुरू से? ठीक है। और ये मुस्तफ़ा अहमद, आप लोग बॉयज को कुछ आइडिया है, गर्ल्स में से किसी को पता है मुस्तफ़ा अहमद? हाँ, बी में तो है, बट वो ट्रांसफर है या फिर वो शुरू से मॉर्निंग शिफ्ट में? इवनिंग्स है ना, क्योंकि ये भी मुस्तफ़ा है, ये शुरू से हमारे साथ है। मुस्तफ़ा अहमद इवनिंग शिफ्ट से हैं क्लास में, ओके, थैंक यू। नबिहा, नबिहा है क्लास में? जी नबिहा है क्लास में? नबिहा को मेरी आवाज आ रही है? अगर क्लास में है तो अटेंडेंस मार्क करवाइए नबिहा। हो सकता है आपको आवाज ना आ रही हो, इसलिए मैंने कहा कंफर्म कर लूं आप लोगों से, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको आवाज मेरी आ रही है। ठीक है, आप उनसे बोलें अटेंडेंस मार्क करें अपनी, उन्हें इन्फॉर्म करें। नूरुल फातिमा क्लास में है। रेहाना, साहिर, सनिया है या सानिया है आपके ग्रुप में? सानिया एब्सेंट है। शानजे, आप क्लास में हैं? आपको पता है इस वक्त क्या हो रहा है? अच्छा, तो थोड़ा सा लाउड कहना है, सही है? शुक्रिया। शर्जील, शयान, सितारा, सैयद इफ्तिखार, सैयद मोहम्मद मुश्तबा, सैयद मोहम्मद मुश्तबा, ताबिश, जैद हसन, जैफ अली, जजाकल्ला, ये लीजिए पेन, पेन, सॉरी, तुम कौन से ग्रुप में हो? क्या मतलब है तुम्हारा? पक्का? छापा पड़ेगा तो ऐसा ना हो तुम्हारे लिए मसला हो जाए। बस ठीक है ना, तुम बोल रहे हो तो मैंने मान लिया तुम्हारी बात। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अब अपने सामने रख लें प्लीज। और यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर भी क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्पीड कल वाले क्वेश्चन के मुकाबले में डबल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि अब आप अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक पे आ चुके हैं। अब आपको अंदाजा हो गया है कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितनी चीजों पर इफेक्ट होता है। नहीं बताया आपने? कम से कम कितनी चीजों पर इफेक्ट होता है, सोच लें।
दो चीजों पर इफेक्ट होता है, और इस दो इफेक्ट को डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, जो मैं आगे मजीद बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जितनी ट्रांजैक्शन यहां पढ़ी मेरे साथ, खुदारा इसको गौर से देखें स्क्रीन पर। फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, सेकंड ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, थर्ड ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, फोर्थ ट्रांजैक्शन, अलीशान नजर आ रही है स्क्रीन? फोर्थ ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। तो इसका मतलब है हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट हैं? दो। दो से ज्यादा तो बोले, दो से ज्यादा तो हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। यानी मिनिमम इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज डेफिनेटली 2। दो से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं बट दो से कम नहीं हो सकते। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जब स्टडी करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को जब एनालाइज करते हैं, तो हमें उसमें कम से कम दो अकाउंट के इफेक्ट को देखना होता है। अब ये बस एक आखिरी इंपॉर्टेंट लाइन कहने लगा हूं, आइदर वो दोनों अकाउंट एक ही हेड से बिलोंग करते हो, या वो दो अलग अलग हेड से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपको मेरा स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा, मैं प्रूफ कर सकता हूं। जब हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ा तो हमने कहा एक इफेक्ट कैश यानी जो कि एसेट पर हुआ, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल पर हुआ। अगर आपको याद हो, एक एसेट था और दूसरा कैपिटल। लेकिन जब हमने पढ़ी ट्रांजैक्शन नंबर 5, तो एक इफेक्ट कैश पर हुआ, दूसरा फर्नीचर पर। दो अकाउंट जरूर हैं, लेकिन दोनों किस हेड के अंडर में आते हैं? तो इसका मतलब है एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी। एक अकाउंट एसेट हो सकता है, एक लायबिलिटी हो सकता है, एक एसेट हो सकता है, एक कैपिटल हो सकता है। नहीं समझ में आ रही? दोबारा कहने को तैयार हूं, एक ट्रांजैक्शन कम से कम कितने अकाउंट को इफेक्ट करेगी? बोल ही नहीं रहे आप। दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी। वो दोनों अकाउंट एसेट भी हो सकते हैं, वो दो अकाउंट में से एक अकाउंट एसेट होगा और एक लायबिलिटी, एक एसेट होगा और एक कैपिटल, एक लायबिलिटी होगा एक कैपिटल। यानी दो अलग अलग हेड भी हो सकते हैं, और एक ही हेड के दो अकाउंट पर भी इफेक्ट हो सकता है, जो कि आपने यहां देखा। ये दोनों कैश और फर्नीचर दोनों हमारे क्या थे? एसेट। एक एसेट बढ़ रहा था और एक एसेट कम हो रहा था। इसका मतलब है दोनों इफेक्ट एसेट पर हुए। मुश्किल है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े आप? समझ में आ गई हर ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट हैं बच्चों? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा जरा थोड़ा सा तेजी से रिस्पॉन्ड करें। मिस्टर अहमद स्टार्ट्स द बिजनेस एंड इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹60,000। अहमद साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया और 60,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको ये ट्रांजैक्शन असाइन कर देता हूं घर के लिए, और इसमें से जो हमें आपको लगती है अभी मुश्किल, मैं वो आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूं, बजाय इसके कि हम एक जैसे ट्रांजैक्शन को बार बार पढ़ें। क्या ख्याल है? तो एक काम करते हैं, आप सवाल आपके सामने भी मौजूद है वैसे तो बुक्स में, लेकिन जिनके पास नहीं है फिलहाल आज उनको ये फैसिलिटी है कि वो बुक से यहाँ से इस तरह चीजों को देख रहे हैं। रिक्वेस्ट ये, और जो मेरे पास कमिंग मंडे से ज्वाइन करेंगे क्लास में, उन सबको भी बड़े अदब से कह रहा हूं, बेटा बुक लाजमी लेकर आइएगा, ये एक्सक्यूज ना कीजिएगा मेरे पास दूसरे राइटर की बुक है। आपने पीटी वाला बुक डिपोर्ट थर्ड एडिशन अपने साथ कैरी करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ लें, इसका इफेक्ट देख लें। अगर आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं तो मैं डिस्कस करता हूं, वरना मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वन बाय वन। ठीक है? बिल्कुल मैं जाऊंगा 6, 7, 8 पर भी जाऊंगा, लेकिन लाइन से चलते हैं तो फिर बेहतर रहेगा। ही परचेज फर्नीचर। अब हमें बताएंगी, कौन बताएंगी जनाब? हमेशा आप बताने की कोशिश करें अगर, तो बड़ी अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है बेटा, ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹6,000। बिल्कुल पुरसुकून होकर इत्मीनान से बताएं, आप गलत कहेंगे तो कोई मसला नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन पार्टिसिपेशन मैटर करती है। उसने फर्नीचर खरीदा है 6,000 रुपीज का। क्या यहां पर यह लिखा है कि कैश पे खरीदा है या क्रेडिट पे? सिर्फ इस सवाल का जवाब दें। नहीं लिखा। तो जब हम खरीद रहे हो फर्नीचर और मेंशन ना हो किस पर खरीदा, तो याद है मैंने क्या बताया था? सिर्फ आप जवाब दे रही हैं कैश पर। इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए। पहला,
ओके, कैश पहला कह सकती हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा फर्नीचर, और अगर आप पहला फर्नीचर और दूसरा कैश बोले तो खुदा ना खास्ता क्या गलत बात है? एक ही बात है ना, दोनों अकाउंट आगे पीछे बोले जा सकते हैं। तो क्या हमें ट्रांजेक्शन नंबर 2 डिस्कस करने की जरूरत है? आगे बढ़ूं? ओके, ट्रांजेक्शन नंबर 3, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मर्चेंडाइज खरीदी, मर्चेंडाइज को स्टॉक कहते हैं, मर्चेंडाइज को स्टॉक कहते हैं, सामान का जखीरा मर्चेंडाइज खरीदने से स्टॉक में हुआ। आवाज ही नहीं आई। इजाफा, और किस पर खरीदी है? ऑन क्रेडिट, उधार पर। उधार पर खरीदने से लकी लायबिलिटी में भी हुआ इजाफा, इंक्रीज। एक तो स्टॉक बढ़ा, यानी मेरे पास दुकान में माल तिजारत बढ़ गया, और मैंने जिस पर खरीदा उधार पर, उधार पर खरीदने से जिससे मैंने खरीदा उसे कहा मैं आपके पैसे अदा कर दूंगा। पैसे अदा करना मेरे बिजनेस की, आवाज ही नहीं आई, जिम्मेदारी, लायबिलिटी। लायबिलिटी में हो रहा है, क्यों इजाफा हो रहा है बेटा? पहले मैं 2 लोगों के पैसे पे करने का पाबंद था, मैंने अब एक और शख्स से सामान खरीद लिया, तो अब मैं 3 लोगों को पैसे पे करूंगा, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? ओके, तो पॉइंट नंबर 3 भी अगर क्लियर है, पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? क्या आप सब मेरे साथ हैं? कोई क्वेश्चन है? अल्लाह करे ईमानदारी से समझ भी आ रहा हो। कोई क्वेश्चन नहीं है उसके लिए नो लिखा ना। ओके, शुक्रिया, खुश रहिए। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बताइए उसने क्या चीज बेची? आवाज ही नहीं आई। गुड्स बेची, और किस पर बेची? कैश पर। तो ये गुड्स वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने, आवाज ही नहीं आई, खरीदी थी। वैसे कितने रुपए की खरीदी थी? अच्छा, अब खुदारा इस बात पे गौर करें, वरना फिर मानना पड़ेगा, और मानने में ना मुझे मजा आता है और ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्या यहाँ ये लिखा हुआ है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹14,000 ऑन कैश ₹12,000? यहां तो लिखा है बस उसने गुड्स बेची कितने रुपए में, वो गुड्स कितने की थी ये तो बताया। तो हमने कहा वो गुड्स 12,000 रुपए की हमारे पास से चली गई। वो गुड्स कितने की थी उसने कॉस्ट तो बताई, तो हमने यही समझा कि हमारे पास से कितने रुपए का स्टॉक चला गया, 12,000 का। और हमारे पास बदले में क्या चीज आई बच्चों? नहीं, क्या चीज आई? पैसे आए। पैसे को क्या कहते हैं? कैश। तो कैश में हुआ, और स्टॉक हो गया डिक्रीज। कितने रुपए का स्टॉक टोटल हमारे पास से गया? 12,000। तो 12,000 का स्टॉक डिक्रीज हुआ, और 12,000 से कैश इंक्रीज हो गया। हमें 14,000 से कोई कनेक्शन नहीं बनाना, मैं तो जानबूझ के आपके साथ उसको मैच करके बता रहा था कि कहीं आप खुद से ना सोचें कि हमने 14,000 वाली गुड्स बेची है। नहीं, उसने पिछले सवाल में तो उसने बताया था कि 15,000 का सामान 20,000 में बेचा। यहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। यहां सिंपल स्टेटमेंट है कि हमने गुड्स बेची कैश पर, कितने रुपए में? 12,000। तो आइए इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ देख लेते हैं, अल्लाह करे आपको बात समझ आ जाए। 12,000 रुपीज का स्टॉक कम हो गया, और 12,000 हमारे पास क्या चीज आ गई बच्चों? कैश आ गई। क्या आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल सच सच बताएं। पॉइंट 5 पे चलूं? दानियाल क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, आइए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। कैश पेड टू द क्रेडिटर्स। कैश पेड टू द क्रेडिटर्स। अब ये ट्रांजैक्शन बजाहिर नई है आपके लिए, यानी ये स्टेटमेंट नया है, लेकिन बड़ा आसान है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्रेडिटर्स कौन हैं? जिनसे हमने उधार पर सामान खरीदा था, लिया था। तो जब हमने उनसे सामान लिया था उधार पर, तो हमने उनसे क्या किया था? प्रॉमिस कि हम तुम्हें पैसे पैसे देना। हमारे बिजनेस की लायबिलिटी का नाम क्या था? ट्रेड पेबल। नहीं समझ आया? जब हमने, क्रेडिटर वो लोग जिनसे हमने सामान खरीदा था उधार पर, और खरीदते हुए उनसे किया था वादा, वादे का नाम था ट्रेड पेबल। आज हम क्रेडिटर्स को, जिनसे वादा किया था उन लोगों को पैसे अदा कर रहे हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर को पैसे अदा कर दिए। तो बताइए हमारे पास से क्या चीज गई? कैश गया। और कितने रुपए कैश गया बच्चों? अच्छा, और अब ये बताइए कि पैसे देना थी हमारी। जब हम पैसे दे रहे हैं
तो जब हम पैसे दे देंगे या पैसे दे रहा हूं तो कहूंगा इंशाल्लाह अब आपको और पैसे दूंगा। मैंने अगर किसी के देने थे 6,000 और मैंने उसे 6,000 रुपीज अदा, तो बताइए मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई क्या, बल्कि मेरी लायबिलिटी कम हो गई। मैं लायबल था किसी को पे करने का कितने रुपए, और जब मैंने 6,000 रुपए अदा तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई, अब मुझे किसी के पैसे देने। तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, बोलिए इंग्लिश में, डिक्रीज हो रही है। मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी की अमाउंट जब लिखूंगा, ट्रेड पेबल जब लिखूंगा, तो उस पर कौन सी साइन आएगी, माइनस की साइन। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश भी बिजनेस से, तो कैश भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो कैश पर भी कौन सी साइन आएगी, माइनस। आज इक्वेशन की दोनों तरफ दोनों चीजें, एसेट भी डिक्रीज होता नजर आएगा और लायबिलिटी भी, तो फिर इक्वेशन का इफेक्ट इक्वल रहेगा, राइट। आइए चेक करते हैं। ये देखिए, जैसे यहां पर ये 60,000 का इंक्रीज, जैसे ये 60,000 का इंक्रीज, ऐसे यहां 60,000 का इंक्रीज। जैसे यहां पर 6,000 का डिक्रीज, तो यहां 6,000 का इंक्रीज। अब हमने अभी कौन से ट्रांजैक्शन पढ़ी, ट्रांजैक्शन नंबर 5, और 5 में हमने देखा कि कैश डिक्रीज और लायबिलिटी भी, और लायबिलिटी का नाम लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी का नाम क्या है, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल पे देखिए जरा, साइन चेक कीजिए क्या है। समझ में आ रहा है अलियान, पक्का सर समझ में आ रहा है आपको ईमानदारी से। और हमारे पास बिजनेस से क्या चीज चली गई, कैश। सबको अच्छे से समझ आ गया क्या, अब आप घर पे जाके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है बच्चों, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। जरा गौर से सुन लें। अब आप फरमाइशी प्रोग्राम चला सकते हैं अगर चाहें तो। यकीनन आप में से कुछ लोग कहेंगे सर 7 पे जरा कुछ बात हो जाए, और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, 7 पे बात कर लें थोड़ी सी हम। लिखा है सैलरी ₹4,000 रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। अब ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, एक मर्तबा का जिक्र है जब आप ऑनलाइन ख्वाबो खरगोश के मजे लूट रहे थे, यानी सो रहे थे, और मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, और चौथा नाम बोला था पेबल। रिपीट टेलीकास्ट कमजोर दिल खवातीन हजरात के लिए जिन्हें पहली बार में आवाज नहीं पहुंच पाती, वो दोबारा सुनेंगे। अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और पेबल। सबसे आसान अंग्रेजी पेबल है। पेबल का मतलब हमने पैसे देने हैं। अच्छा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम पेबल कहते हैं ना, तो पेबल की मेरे बच्चों एक ही डायरेक्शन होती है, पैसे देना। पेबल की एक ही डायरेक्शन है, पैसे। लेकिन जब बच्चों हम एक्रूड कहते हैं ना, तो एक्रूड बड़ा खतरनाक लफ्ज है, क्योंकि एक्रूड का मतलब पैसे देना भी हो सकता है और पैसे लेना भी हो सकता है। क्योंकि एक्रूड का मतलब बताया था वाजिब। वाजिब की कितनी डायरेक्शन हो सकती है, 2, या तो पैसे लेना वाजिब या फिर पैसे देना वाजिब। तो यहां पर कहता है सैलरी ₹4,000 रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की भी मेरा बेटा 2 डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो पैसे लेने हैं या फिर पैसे। सिर्फ पेबल का वर्ड वाहिद वर्ड है, और दूसरा अनपेड। गौर कीजिए ना, अनपेड, द अमाउंट विच इज स्टिल नॉट येट पेड, अनपेड और पेबल दोनों 1 डायरेक्शन वर्ड है, दोनों का मतलब है हमें पैसे देने। लेकिन एक्रूड और आउटस्टैंडिंग दोनों मुस्तफा खतरनाक वर्ड हैं। क्यों, इसमें पैसे देने भी पड़ सकते हैं और पैसे। तो अब मुझे सर इमरान को, आपको आखिर कौन बताएगा कि यहां आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसे लेना है या पैसे देना है, देना है। ये पढ़े लिखे लोग हैं हमारी क्लास में, चंद जो बोल रहे हैं बाबा से बुलंद चीखें मार मार के, आपका मैं शुक्रगुजार हूं। और जो नहीं बोल पा रहे, चलिए उन्हें भी बोलने के काबिल बनाते हैं। बच्चों याद रखिए, हम अकाउंटिंग किसके लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो जब बिजनेस के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो बिजनेस कभी किसी से सैलरी लेता, तो बिजनेस तो हमेशा सैलरी, तो फिर इसका मतलब है सैलरी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग का मतलब कि बिजनेस पर सैलरी देना हो गया।
इसका मतलब है हम मुलाजिम से काम तो करवा रहे नहीं है, करवा चुके हैं, जब भी तो हम पर सैलरी देना हुआ। अगर मुलाजिम ने अभी काम नहीं किया होता तो हम पर सैलरी देना भी वाजिब। अगर आप रेस्टोरेंट के सामने से गुजरे और लंबी लंबी सांसें ली तो क्या पैसे देने वाजिब हो गए? नहीं। जब आप कुछ बैठ के ठूस लेंगे फिर आप पर पैसे देना हो जाएगा वाजिब। इसका मतलब है जब आप बेनिफिट हासिल कर लेंगे तब आप कहेंगे अब हम पर पैसे देना हो गया। लेकिन अगर आपने बेनिफिट लिया नहीं तो पैसे देना वाजिब भी। लेकिन अगर वो यहां कह रहा है सैलरी 4000 रिमेन्स आउटस्टैंडिंग, इट मींस हम मुलाजिम से काम करवा चुके हैं। उर्दू आपकी कमजोर है, काम करवा, और जब चुके हैं तो इसका मतलब है अब हम पर पैसे देना हो गया वाजिब। तो पैसे देना हमारे बिजनेस की जिम्मेदारी, लायबिलिटी। नहीं समझ आया प्यारे बच्चों? इसे ट्रेड पेबल नहीं बोलना। क्या बोला? इसे ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल क्यों नहीं बोलना? ट्रेड पेबल इस्तेमाल होता है जब हम खरीदें कोई सामान और उसके बदले में करें वादा। मुलाजिम से कोई वादा नहीं किया, मुलाजिम ने काम कर लिया, हम पर सैलरी देना हो गया, नाम है सैलरी पेबल। क्या नाम है मेरा बेटा? तो एक अकाउंट हो गया सैलरी पेबल। अब दूसरा अकाउंट सोचना है, और बस इसी पे शायद क्लास का इख्तिताम हो जाए। अल्लाह करे आपको क्लास के इख्तिताम से पहले ही बात समझ आ जाए। बच्चों मैं इख्तिताम से पहले पहले मेरा ख्याल है ये शेयर कर लूं तो बेहतर रहेगा। आप घर पर क्वेश्चन नंबर 9 भी जरा खुद से देख लीजिएगा, सही है? मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा, कल आने वाले लोग क्वेश्चन 9 घर से देखकर आएंगे, और जो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं वो घर पर क्वेश्चन 9 खुद से पढ़ेंगे। जो ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आएगी कल हम यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम चलाएंगे। समझते हैं आप? फरमाइशी प्रोग्राम, सर ये वाली बता दें, ये वाली बता दें, वो वाली बताते जाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम इसके आखिरी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, सैलरी वाले को। जैसे कि बेल तो हो गई है, लेकिन आप मेरे साथ मौजूद हैं 1 से 2 मिनट के लिए, बस गौर से सुनिए मेरे वर्ड्स को, जुमलों को। सैलरी अगर हम पर देना वाजिब हुई तो क्यों हुई? क्योंकि हम मुलाजिम से काम, तो हमें बेनिफिट हासिल। देखें गौर से सुनेंगे मेरा जुमला, खुदारा अगर कोई चीज हमारे पास हम खरीद के लाए और अगर अभी बेनिफिट नहीं मिला, वो चीज हमें बेनिफिट पहुंचाएगी, वो चीज हमें फायदा पहुंचाएगी, तो वो कहलाती है हमारे बिजनेस का। देखें आप 2-4 लोगों के बोलने से तो बात नहीं बनेगी ना, नारे एसिड तो बुलंद करें कम से कम सब मिलके। जब हम खरीद के लाएं कोई चीज और जिसका बेनिफिट अभी हमें मिला नहीं हो, वो चीज हमें बेनिफिट पहुंचाएगी, वो कहलाती है हमारे बिजनेस का एसेट। लेकिन मुलाजिम से तो हम काम करवा, तो बेनिफिट हमें हासिल, तो हमारा खर्चा हो गया। हमारा क्या हो गया? सर खर्चा क्यों हो गया? हमने पैसे तो दिए नहीं है, क्योंकि हम उससे बेनिफिट हासिल कर चुके हैं। अगर बेनिफिट हासिल कर चुके हैं तो हमारा खर्चा हुआ, और जब खर्चा होगा तो बहुत आसान लफ्जों में कह रहा हूं, सोच समझ के बताएं, वो खर्चा मालिक की मिल्कियत को बढ़ाएगा या कम करेगा? सोच लें आराम से, इत्मीनान से। मालिक जैसे जैसे खर्चे करेगा, खर्चे नुकसान के जैसे होते हैं या नहीं, पहले आपस में खुद अपने दिमाग से सोचें। जब बिजनेस में खर्चे होंगे तो मालिक कहेगा यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है कारोबार, धमाधम खर्चे हो रहे हैं, बेहतरीन, क्या ख्याल है? अबे बोलेगा अबे इतने खर्चे हो रहे हैं भाई, मेरा तो बिजनेस ही तबाह हो जाएगा। बिजनेस में खर्चे ज्यादा होने से नुकसान होने के चांसेस में हो जाएगा इजाफा। और अगर बिजनेस के खर्चे हैं कम और आमदनी है, यानी इनकम है ज्यादा, यानी कस्टमर धमाधम माल बिक रहा है, तो हम दिल ही दिल में खुश हो रहे होंगे भाई इस मर्तबा तो प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, इनकम बार बार हो रही है, सामान बेच रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोलेंगे बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारे नोट कमाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर हम मिसाल के तौर